अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात को ज़ेर बहस लाया जाता है। बहुत सारे आपके पैगामात हम तक पहुँचते हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि इस वक्त जो जारी सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से गुफ्तगू की जाए, साथ साथ जो मशरती मसाइल हैं जिसको अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाया जाता है उस सिलसिले को भी जारी रखा जाए, और साथ साथ उनकी आरा जो देखने वाले हैं, जो प्रोग्राम देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और हमें अपनी आरा से नवाजते भी हैं, वो ये चाहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर शामिल हों, तो यकीनन इसके ऊपर गौर व खौस जारी है। जल्द एक सिलसिला दोबारा से मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे मामलात हैं जो आगे नहीं बढ़ाए जा सके, लेकिन इंशाअल्लाह ईद के बाद ये सिलसिला बाकायदा शुरू किया जाएगा, देखने वालों को भी मौका दिया जाएगा। अब जनाब, सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। जो सियासी मामलात हैं उस हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। ख़दशात बढ़ते जा रहे हैं। मईशत के हवाले से जिस किस्म की क़यास आराइयाँ हो रही हैं बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं अगर हकीकत का रूप उन्होंने धार लिया। तो जनाब, इस मामले के ऊपर आज तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी और इसके साथ साथ दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे। लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में पहले थोड़ा सा उनका ज़िक्र करना ज़रूरी है जिनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है, यानी कि ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। इस प्रोग्राम में जो बहुत छोटा सा एक प्रोग्राम है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कैमरे के पीछे बैठ के कंट्रीब्यूट करते हैं और जिनके ताउन से ये मुमकिन हो पाता है कि हम आपके सामने आएँ और खुलकर बात कर सकें। तो जनाब, इस पूरी काविश में हमारी टीम का भरपूर साथ है। उसमें हमारे प्रोड्यूसर इमरान साहब भी शामिल हैं, उसके अंदर ऑडियो इंजीनियर रूफ़ी साहब हैं, कोऑर्डिनेटर शाह साहब हैं, अली हैं और बहुत सारे अबू तहसीन हमारे बड़े अच्छे इंचार्ज हैं, मामलात को देखते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाता है कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाए और यहाँ पे नशर किया जाए। तो जनाब, इस पूरी फैमिली के अंदर ये जो हमारी टीम है, एक हमारे बड़े अच्छे साथी हैं रूफ़ी अब्बास साहब, जिनका आज यौम पैदाइश है। उनको यौम पैदाइश की हम यहाँ पर मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे और वो इसी तरह हमारे साथ ताउन करते रहें और इसी तरह हम आपके लिए प्रोग्राम्स जो है वो लेकर आते रहें। तो हमारे जो टीम के मेंबर हैं रूफ़ी अब्बास साहब, उनको हम यौम पैदाइश पे, उनके जन्मदिन पर आज मुबारकबाद यहाँ पे पेश करेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, मुख्तलिफ़ हवालों से उनसे गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मैं उनको खुशामदीद कहूँगा। पहले जो हमारे मेहमान हैं हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, बड़े खुलकर गुफ्तगू करते हैं, साफ़ गो हैं और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे उस्तादों में शामिल हैं। ये अल्लाह की हम पे अता है और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, मामलात को समझने की कोशिश करते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार, कॉलमकार मुबश्शिर मीर साहब, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मोहब्बतें आपकी, आप इतने इज़्ज़त अफजाई फरमाते हैं। हमारी ओर। अच्छा जी, दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो भी बड़े अच्छे और बड़े नफीस इंसान हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पे जो कार खैर के काम इस वक्त जिसमें लोग पेश पेश हैं, खुदा का शुक्र है कि हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं जो खल्क़ खुदा की खिदमत में दिन रात एक किए हुए हैं। उनमें से एक हैं जनाब ज़ीशान साहब, मोहम्मद ज़ीशान सोशल वर्कर हैं, तबसरा भी करते हैं और ख़ास तौर पे आईटी के हवाले से एक प्रोग्राम उनके साथ जो है वो ड्यू है, आगे चल के वो भी ज़रा डिस्कस करेंगे। ज़ीशान को मैं खुश आमदीद दूँगा। बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी ज़ीशान। मच। सबसे पहले तो करेक्ट कर दूं, मेरा नाम जी, सैयद ज़ीशान सैयद हाशमी है। ज़ीशान, अरे हाशमी है। हाँ, सैयद ज़ीशान हाशमी, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो मोहम्मद ज़ीशान जो है वो लिख कर तो दिया वो गया। भी एक अच्छा नाम है। ये कोई एक साजिश मेरे ख्याल में हो रही है। अब ये पता करवाते हैं कि ये मुदाखलत हुई है, ये साजिश, उसके बाद जनाब होगा। लेकिन सैयद ज़ीशान थैंक यू हाशमी वेरी जो मच। है, आज आपने प्रोग्राम में थैंक यू इनवाइट किया और आपका प्रोग्राम हमेशा से बड़ा शानदार होता है और उसमें मैं पहले भी कई बार कह जी चुका हूँ कि जी। आपसे बात करके और इस प्रोग्राम में बैठकर लगता है कि वाकई हम किसी प्रोग्राम में बैठे हैं। आपकी नवाज़िश, तो मोहब्बत है माशाल्लाह। आपकी, सलामत रहें। मीर साहब, हालात के हवाले से बड़े पैगामात मौसूल हो रहे हैं। अब ये बड़ी खुशाइन तब्दीली मैं इसको समझता हूँ कि हर शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला पैगामात भेज रहा है। उसमें एक रेडी बान भी है,
बड़ी दुकान में बैठा हुआ एक आदमी, बिजनेसमैन, रिटेलर भी, उसमें आपको हर शख्स, एक छोटा बच्चा भी अब ये सवाल कर रहा है कि मामला जा किस तरफ रहे हैं। क्या वाक़तन इतना सियासी शऊर आ चुका है, लोग मामलात को समझ गए हैं? जो हम बड़ी देर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम आएगा या ऐसे मुंतखब लोग या नुमाइंदे आएंगे जो लोगों के मसाइल को वाक़तन हल कर सकेंगे। मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा जी, बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत अच्छा आपका टॉपिक है। अच्छा, ये चीज़ है कि देखें, इंसान जो है बहरहाल एक तजर्बे से जब गुजरता है ना, तो उसको नई से नई चीज़ जो है उससे आश्कार होता है। जी जी अब हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं इस कंट्री के, जी उससे बराह रास्त लोग जो हैं इस तरह कम से कम यहाँ तक तो आ गए हैं जी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जी एक होता था ना, एक सोच थी कि यार यहाँ कुछ नहीं हो जी सकता, जी और फिर एक सोच थी कि फलां फलां यहाँ पे सब कुछ करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगरचे वो बातें रूल आउट नहीं हुई मुकम्मल तौर बिल्कुल पर, ठीक है आपने। ये नहीं हुआ कि हाँ जी लोग बाख्तियार हो गए हैं, ये नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ पीछे है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये तो अभी ये है कि हम भी कुछ करेंगे, अब हम ये नहीं होने देंगे। मैं एक कल परसों की मिसाल दें। अभी हमें पता चला जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उम्रे की जो है वो प्लान किया है, और उन्होंने एक 777 PIA का वो चार्टर्ड करने की दरखास्त आई है PIA में। अच्छा, फौरी खबर आई कि PIA के चीफ एग्जेक्टिव भी रिज़ाइन कर गए हैं। फिर ये आया कि वो लिस्ट आ गई हमारे सामने 112 अफराद की। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल ऑथेंटिक लिस्ट है। कई चैनल्स ने दिखाई, अखबारात में हुई, सोशल मीडिया पे तो एक तूफान आ गया। सोशल मीडिया समझ लें पब्लिक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है, जिसमें बगैर सेंसर की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अब वो इतना प्रेशर क्रिएट हुआ, मैं इसको पब्लिक प्रेशर भी कहूँगा, पब्लिक अवेयरनेस भी कहूँगा, पब्लिक की बेदारी भी कहूँगा, कि जो अब सोशल मीडिया पे मेरा हिसाब से कि पाकिस्तान में मिलियंस में लोग हैं, ठीक है, तो एक साइजेबल जो पॉपुलेशन है जिसका सैंपल बहुत बड़ा सैंपल है, जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अवेयरनेस लेवल को चेक करने के लिए, सर्वे को चेक करने के लिए बड़ा सैंपल है। पब्लिक की जो एक यूनैनिमसली एक राय आई कि भाई ये सरकारी खर्च में ये लोग क्यों जाएंगे और ऐसा क्यों होगा। फिर ये आई जी PIA को पर डे इतना लॉस होगा, ये होगा। ये क्या हुआ, आवाज़ आई, अवाम की आवाज़, अवाम की बेदारी की आवाज़। फाइनली प्राइम मिनिस्टर को अपनी लिस्ट रिव्यू करनी पड़ी। जहाज़ वाली ऑफर जो है, जो भी था प्लान, उसको चेंज करना पड़ा। फिर एक आई जनाब, कल आई क्लैरिफिकेशन उनके मुस्लिम लीग नून के यहाँ से कि अब सिर्फ वो वफद जो है शायद सुकड़ कर सिर्फ 13 अफराद पे रह गया और हर बंदा अपना खर्चा खुद उठाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर से ये बिल्कुल जैसे भी प्राइम मिनिस्टर वो बने हैं, इसको एक बिल्कुल साइड पे कर दें, वो एक अलहदा डिस्कशन है। लेकिन बनने के बाद जो उन्हें रिएक्शन आवाम से मिला है, जरूरी नहीं कि सारे PTI के लोगों ने दिया हो, आम आदमी भी दे रहा था, मीडिया के लोग भी दे रहे थे, लेकिन जो आवाज़ आई है, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा टेस्ट हो गया। अगेन बार बार टेस्ट हो रहा है कि जब पब्लिक अगर एक इशू को कहती है कि ये गलत है, तो फिर इसका मतलब है कि वो आवाज़ खल्क नकारा खुदा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बेदारी का जो ग्राफ है उसको मैं यूँ कहूँगा कि वो बढ़ रहा है। एक जुमला आपने बड़ा अच्छा बोला कि रेडी बांग का भी और उधर से भी, ये क्या है कि ये करेज का लेवल बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो खौफ होता था कि फलां के ख़िलाफ़ नहीं बोलना क्योंकि वो ताकतवर आदमी है, और बहुत से जो अभी जो हमने 1 महीना देखा है, जो पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर भी लोगों ने तबसरा किया है। और ये है कि पाकिस्तान में जुर्रत का जो ग्राफ है, आम आदमी की जुर्रत, जिसने नताइज की परवाह ना करते हुए कमेंट्स किए हैं, आवाज़ उठाई है, वीडियोस चलाई हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की कौम के अंदर एक जो बेदारी का जो सर्कल था वो मेरा ख्याल है कि ऑल ओवर द कंट्री फैल गया है। और उसका साथ किसने दिया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इस माहौल से
कि अगर जो भी खौफ है इस माहौल का जो हम यहाँ फील कर सकते हैं वो उसको नहीं फील कर सकते। तो मेरे ख्याल जब उधर से आवाज आई है तो वो फिर दो चंद हो गई, ये बात सिनर्जी क्रिएट हुई है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इतनी, यानी कि ना ये समझ लें वाइब्रेंट, और इतनी उसके अंदर एक एनर्जी मौजूद है कि जो हम कहते हैं ना 22 करोड़ हैं या 22 करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर अवेयरनेस लेवल जो है वो मैं समझता हूँ कि 25-30% भी है जो कि हमारा वोटिंग का रेशो निकलता होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रेशो चेंज है, ये बहुत बड़ा रेशो है। और इसको आप एक और चीज़ से देखें, जो लोग ये समझते हैं ना कि आइंदा भी यही सब कुछ ऐसे ही चलेगा, उनको ये वार्निंग हो रही है कि भाई जो अगली नस्ल आ रही है ना उसकी रेशो एकदम डबल हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त यूथ जो है आपकी 60-65% है और जो सारी ही आईटी से रिलेटेड है। निशान साहब बैठे हैं आईटी से जो रिलेटेड है, तो वो जो यूथ है आपकी 2030 तक जो यूथ है वो डिसीजंस में चली जा चुकी होगी। ठीक है। तो 2030 का पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। उसमें हमें जो है वो मायूस नहीं होना चाहिए। आज से 7-8 साल के बाद का जो पाकिस्तान है, जो बच्चा अभी आपका मैट्रिक में है वो यूनिवर्सिटी क्रॉस करेगा, और वो जो मैट्रिक का बच्चा जो आईटी इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है वो तो पिछले 10 साल में बहुत आगे है। फर्क पड़ जाएगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो हमें फ्यूचर के हवाले से बहुत ही ब्राइट नज़र आती है चीज़, और पाकिस्तान की यूथ जो है मुझे आइंदा आने वाले दिनों में बहुत एम्पावर होती हुई नज़र आती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है। बिल्कुल ठीक है। और इससे खौफजदा ना तो हुक्मरानों को होना चाहिए, ना हमारे दीगर पावरफुल कॉरिडोर्स को होना चाहिए, बल्कि इस एनर्जी को पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ लाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये जो यूथ है ना ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो नाइंसाफ़ियाँ होती आई हैं माजी में या जो कुछ होता रहा है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और उम्मीद ये है कि ये जो सबसे बड़ा मसला है जिसको हम नेपोटिज़म कहते हैं, अक़रबा परवरी और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं, इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएंगे। और उससे ज़्यादा ज़रूरी एक बात है जो मैं मीर साहब की खिदमत में भी रखूँगा, ज़ीशान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सैयद ज़ीशान हाशमी यहाँ पर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, और नौजवान हैं तो नौजवानों के मसाइल को समझते भी हैं। ज़ीशान साहब ये फरमाइएगा, सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं, आपके सामने सारे मामला हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि बड़ा चेंज आता जा रहा है। आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं आपकी तरह यंग हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फार एंड वाइड एरियाज़, दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं, वक्त भी सर्फ कर रहे हैं, तवानाइयाँ भी सर्फ हो रही हैं। तो ये एक बड़ा, एक आप समझ लें कि इसको देखकर एक बड़ी उम्मीद पैदा होती है। ये सब तजर्बा कैसा रहा, और नौजवानों को करीब से देखा, उनको इंगेज करना, इस रास्ते पर लेकर आना, कैसा ये मामला रहा है? हम चाहूँगा इस पे गुफ्तगू की। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ जो जैसे कि आबिद मीर साहब ने भी बहुत अच्छी सी बातें की माशाल्लाह। और यूथ जो है इस वक्त अगर आप देखें तो वो अनसर्टेन पोजीशन पे खड़ी हुई है। अब हम यूथ की जब हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े शहरों की जो यूथ है और बड़े शहरों के अंदर जो चांसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको लेके हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम अंदरून सिंध की तरफ जाते हैं, अंदरून पंजाब की तरफ जाते हैं, बलूचिस्तान के अंदरून साइड पे जाते हैं, तो हमें महसूस होता है कि वहाँ पे तो यूथ बेचारी, उनको तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या बहुत महरूमी का शिकार है। दूसरी बात ये कि जो अपॉर्चुनिटीज़ बड़े शहरों के अंदर मौजूद है वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है जी। अच्छा, अभी यहाँ पे बात हो रही है कि हमारी यूथ जाग रही है, हमारे लोग जाग रहे हैं जी। ये हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं कि सब जाग रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि हमें एहतसाब अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम उंगली तो उठा रहे हैं कि जनाब वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है। अगर आप एक पूरे सिस्टम को देखते हैं तो अगर आप एक ऑफिस के अंदर लेने, एक पट्टे वाले से लेकर ऊपर तक ऑफिसर, वो सब इन्वॉल्व है। ऐसे ही। अच्छा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर को हटा के देखें, प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, आप फ्रूट मंडी में चले जाएं, वहाँ अपने रेट पे कहानी चल रही है। ऐसे ही ऐसे। अगर आप अनाज मंडी में चले जाएं, वहाँ अपनी सेटिंग चल रही है। फैक्ट्रीज में चले जाएं, वो अपने रेट्स लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, गलत काम करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यार वो गलत कर रहा है। तो सबसे पहले एक पूरा सिस्टम जो देना है गवर्नमेंट को इस वक्त, अगर शहबाज शरीफ साहब आए हैं और आने के बाद उन्होंने बात की है कि जनाब उन्होंने उस सिस्टम को ख़त्म किया है, जैसे इमरान खान साहब ने नारा लगाया, उसको एडजस्ट करने में या इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहे, तो ये आ गए। ठीक है जी, अब इनको क्या करना चाहिए, जो गलतियां इमरान खान साहब ने की वो गलतियां ये ना दोहराएं। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन
जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं, तो मुझे तो वही लगता है कि वही सिस्टम दोबारा से सिस्टम वही चल रहा है, वही चीजें आ रही हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं, जब इमरान खान साहब आए थे, जो आप उसके शुरू के 5-6 महीने देखें, तो 5-6 महीने में लोगों के ऊपर एक सिचुएशन दी कि यार एक ऐसी हुकूमत आई है जो कि करप्शन को खत्म कर देगी और जो जुर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया था, वो सिर्फ आए थे, बैठे थे। आप अगर शुरू के 6 महीने उठा के देख लें तो सिस्टम ऐसा स्मूथ चल रहा था और सब परेशान थे कि यार कोई मसला नहीं हो, पकड़े जाएंगे, ये होगा वो होगा। तालीमी इदारों के अंदर नकल खत्म होने की पोजीशन में आ गई थी, सब चीज़ हो गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम उसी तरह से चलते चलते वापस उसी दलदल में आ गया जिस ट्रैक पर आ गया। अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं यूथ की, तो यूथ होनी चाहिए पढ़ी लिखी यूथ, बिल्कुल ठीक है, जिसमें टॉलरेंस हो, जिसके अंदर पैशन हो, लेकिन वो चीज़ों को समझ के बात करें। हम सोशल मीडिया पे आज़ाद तो हो गए, लेकिन हम एक ट्रैक अगर चल गया तो उस ट्रैक के पीछे भागना शुरू। मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से था, आप उस मौजू की तरफ आ गए। बहुत अब मैं उसकी छोटी सी एक बात कहूँ आपसे कि हम सोशल वर्किंग करने वाले लोग हैं। जैसे अभी एक बच्ची का मसला हुआ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, उसके अंदर क्या हुआ कि तमाम लोग चीख पड़े ना, बच्ची अगवा हो गई, ये हो गया वो हो गया। कुछ सोशल लोगों ने आके भी बात की उसके ऊपर, हाइप क्रिएट हो गई। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब ना पता लगा कि वो कुछ उसका मसला कुछ और था, उसको डिस्कस करना मैं नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने क्या किया कि बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी चीज के रिसर्च के क्या हुआ, उसके ऊपर चढ़ दौड़े। लेकिन चढ़ दौड़ने का सबब क्या था? वो वीडियोस जो बनाई गई, बिल्कुल ठीक है, उस ट्रेंड को क्रिएट किया गया। देखिए, उस ट्रेंड के अंदर वो तो कामयाब रहे जिन्होंने वो ट्रेंड क्रिएट किया, उन्होंने तो अपनी फॉलोइंग बढ़ा ली, उन्होंने अपना सब कुछ काम कर लिया, लेकिन उन्होंने पीछे क्या चीज छोड़ी। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर हम यूथ की बात कर रहे हैं तो यूथ एक ऐसी यूथ होनी चाहिए जिसके ऊपर एक रिसर्च अवेयरनेस के हिसाब से हो, इसको पता हो कि यार क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप, मैं आपसे बताऊं, देखें, अगर एक आई डोंट नो कि आप किस पार्टी से, मीर साहब किस पार्टी से, मैं किस पार्टी से, ठीक है जी। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अब अगर हमारा कोई लीडर या हमारा कोई बंदा गलती कर रहा है तो हम देख रहे हैं यार वो गलत कर रहा है, लेकिन हम उसको डिफेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट हम ये नहीं कह रहे कि यार ये गलत है। दिल में हमें पता है कि ये काम गलत हो रहा है, लेकिन हम उसको डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, डिफेंड करेंगे, जब हम डिफेंड करें तो पूरा का पूरा सिस्टम उसको डिफेंड करेगा। तो मेरा एक अपना जाती एक वो है, एक ख्याल है, जैसे कि मैं आईटी को देखता हूँ तो आईटी के हिसाब से भी पाकिस्तान के अंदर बड़ा टैलेंट मौजूद है, लेकिन जब उस टैलेंट को आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, जब आप उस टैलेंट का सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो टैलेंट यहाँ से जाएगा। ऐसा ही। अगर आप बात करते हैं इंडिया से टक्कर लेने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया के जैसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आईटी पोटेंशियल को अपना बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया बहुत का अच्छी बात। आईटी का सिस्टम पाकिस्तान के आईटी सिस्टम से बहुत बड़ा है। तो हमें क्या करना है कि ऐसी टीम तैयार करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, स्कॉलरशिप दे, तैयारी। आप देखें, यहाँ से जो लोग होते हैं उनको उठा लिया जाता है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, कोई इंग्लैंड में कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, वो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, वो जाके रिसर्च करके उनको चीजें दे रहे हैं। वो चीजें हम क्यों हासिल नहीं कर सकते? अब आपको मैं एक छोटा सा इसको कंप्लीट करूँ, एक छोटी सी मिसाल ले लें आप इसकी। अभी मैं और मीर साहब एक बात कर रहे थे नीचे बैठे हुए, तो आप एक एजुकेशन का प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करें जी, और उसके अंदर अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुला लें, और उसको बुलाने के बाद अब आप देखिएगा कि लोग उनको सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, क्या रीजन है? उनके अंदर क्या है कि यार शपशपा होना चाहिए प्रोग्राम में, थोड़ा डांस होना चाहिए, कोई एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। उसी की जगह पे आप क्या करें, 15-20 फनकारों को बुला लीजिए, आप देखिए हॉल आपका भरा हुआ होगा, लोग बैठे होंगे, पूरा दिन पूरी रात बैठे हुए होंगे। रीजन क्या है कि हमने एक सिस्टम इस तरह का बना दिया है, हमने चीजें इस तरह से पेश की हैं कि वो चीजें दिखने में अब यहाँ पे मतलब दिखेगा तो बिकेगा। अरे भाई, दिखेगा तो बिकेगा, लेकिन अंदर क्या चीज है, उसको किस तरह फॉर्म करना, उसकी फॉर्मेशन किस तरह होनी चाहिए चीज होगी, वो हम नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ीशान, गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, और एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। एक बड़ा आम मौजू और एक बहुत आम मामले पर गुफ्तगू हो रही थी, ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से, ये अवामी आरा की जो ताकत है इसके हवाले से बात कर रहे थे। मेरी सब गुजारिश ये है कि अभी ज़ीशान ने एक मामले की तरफ निशानदेही की है कि सही और गलत की पहचान,
ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक़ हूँ कि अवामी आरा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सही और गलत की पहचान कर पा रहे हैं सियासी जमातें, इस ताकत को अपने मफाद में और अपने हक़ में इसको मोल्ड कर लेती हैं और इस्तेमाल कर रही हैं। अब हो ये रहा है कि बहुत सारी चीज़ों पे तो तनकीद यकीनन दुरुस्त है, लेकिन बहुत सारे मामलात पर बेजा तनकीद भी हो रही है और बहुत हसास मामलात के ऊपर गैर ज़रूरी बात भी हो रही है। और अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि कुछ सियासी जमातें इसको ख़ुद एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। आप मेरी बात यकीनन समझ रहे हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसकी तशरीह फरमा दीजिए कि क्या अब ये वक्त नहीं आ गया, जैसे ज़ीशान ने कहा, कि पहले लीडरशिप लोगों को ये बात सिखाए कि अपनी इस्लाह किस तरह करनी है। गलत को अगर गलत कहना है तो उसके पीछे कोई दलील होनी चाहिए, उसके पीछे कोई ठोस कोई रिसर्च होनी चाहिए, कोई सब्सटेंस होना चाहिए। फरमाइए। जी या सर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका आगे बढ़ता हुआ जी, और ज़ीशान साहब ने भी उसमें बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी। देखिए, जो सोसाइटी का एवोल्यूशन है ना, वो एक ना तरतीब के साथ बढ़ता है ठीक है। और उसमें जो इजाफा होता है या उसमें चीज़ें ऐड होती जाती हैं लोगों के शौर की। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अभी बैठे बैठे कोई ऐसी कोई दवाई बताऊं और लोग बाहर निकलें और बाशऊर होकर निकल जाएं। बहुत अच्छी ठीक है, ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। ठीक है, और चीज़ों को सच जानने के कई तरीके हैं। ठीक है, और जिस तरह के हम, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब एक दफ़ा हमने एक बंदे को आजमा लिया, दोबारा उसके चुंगल में फंस जाते हैं। क्या है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक कुछ मजबूर हैं, कुछ के वसाइल नहीं हैं, तो वो उनके ट्रैप में आते हैं। अब ये है कि ये चीज़ें क्यों हैं? चूँकि वसाइल की तकसीम मुनासिब नहीं है। लोग जो हैं वो समझते हैं कि कुछ लोग हैं वो हक दबा के बैठे होते हैं, बाद में खैरात करके वाह वाह करा लेते हैं। हालांकि वो गलत है। अगर उन्होंने सही किया होता तो उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। ठीक है। अभी जो ज़ीशान साहब ने एक बात कही ना कि लोग सीरियस प्रोग्राम को सुनते नहीं हैं, उसकी मेजर्स नज़र में, मैं भी चूँकि प्रोग्राम काफ़ी कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि जो एंटरटेनमेंट की वैसे मार्केट में ज़रूरत है ना, वो मुयस्सर ही नहीं है। तो वो फिर जैसे ही उनको गैदरिंग का मौका मिलता है तो वो एंटरटेनमेंट मांगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अगर एंटरटेनमेंट का एक सिस्टम मौजूद हो, जो कि दुनिया में बहुत जगह है, आप भी ऑब्जर्व कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, कि भाई एंटरटेनमेंट का एक टाइम है, एक उसका तरीकाकार है, एक उसका प्रोटोकॉल है। बिल्कुल ठीक है, और उसके भी एक एज के हिसाब से है। ये एज के लोग इधर जा सकते हैं, ये एज के लोग इधर जा सकते हैं, लेकिन अवेलेबल है और बिल्कुल सही तरीके से है। अब मर्जी है आपकी, कुछ करे ना करे। और फिर उसके बाद लोग देखते हैं कि हाँ, ये काम तो इधर से हो रहा है, बाकी हमें जो काम है सीखने का वो यहाँ से करना है, यूनिवर्सिटी के फंक्शन में ये करना है, फलां के फंक्शन में ये करना है। तो लिहाजा हमें ये चीज़ में, हमें हमारी मुआशरे में कमज़ोरी है। दूसरी बात यह है कि जो शऊर जो है वो हमारा इस तरह भी बढ़ रहा है या इस तरह बढ़ेगा मज़ीद, कि जिस तरह लोगों के तजर्बात बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी मैं इस 1-1.5 महीने में मुझे बहुत सी मिसालें हैं कि एक जो भी एक परसेप्शन क्रिएट हुई, पहले तो परसेप्शन क्रिएट हुई ना कि ये चीज़ हुई है गवर्नमेंट की सतह पे कि नहीं हुई। चलें हम लेटर गेटी की बात कर लेते हैं कि जी ये एक आवाज़ आई कि ये चीज़ हुई है। अब लोगों ने उसका एनालिसिस किया, मैंने भी आपके सामने एक दिन बात की थी कि भाई अब सीक्वेंस के साथ जो चीज़ें हुई हैं उनको आप गैदर करके देखेंगे तो आपको पता चला कि किस लेवल की चीज़ हुई है। फिर जिन लोगों के हवाले से मार्केट में आवाज़ आई, उन्होंने इंतहाई कोशिश कर ली कि हमारी परसेप्शन जो हमारे हवाले से बनी है वो ना हो, लेकिन जो रियलिटी में चीज़ें आई वो उनके खिलाफ जा रही हैं। तो लिहाजा क्या हो गया कि जब इंफॉर्मेशन आती है तो हमारा शऊर जो है वो भी उसके साथ साथ बढ़ता है, हमें फिर एनालाइज करने का भी मौका मिलता है। हाँ, जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है कि यकीनन ये कभी भी नहीं हो सकेगा कि भाई सारे लोग अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकेगा। पॉलिटिकल पार्टियां भी लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगी, कुछ मीडिया हाउस भी अपने एजेंडे के मुताबिक चलेंगे, कुछ और ग्रुप्स भी अपने एजेंडे के, लॉबिंग यही होती है, ये लॉबिंग होती है। लेकिन यह है कि जो आगे से समझने का अमल है वो पब्लिक पे है। तो अगर पब्लिक के अंदर जो है उसका शऊर का लेवल, जैसे हमने कहा कि इंक्रीज हो रहा है, मेरी जो है ऑब्जर्वेशन कई सालों की यही है कि इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है। ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा था ज़ीशान साहब का
कि एक अर्बन सोसाइटी है, एक रूरल सोसाइटी है। ठीक है, डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क है। ठीक। अर्बन सोसाइटी में लोगों के लिए थोड़ी सी मुआशी आज़ादी होती है, रूरल सोसाइटी में ये चीज़ें ज़रा कम है, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है, वहाँ पे सोच का लेवल भी चेंज हो जाता है। और रूरल में भी एक बहुत ही बैकवर्ड रूरल है जो कि बिल्कुल ट्राइबल सोसाइटी है, वहाँ पे सूरत हाल और ही डिफरेंट है। हाँ, लेकिन आप देखें कि अगर कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, लोग वहाँ से भाग के क्यों आ रहे हैं जी? वो क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि उनकी तशफ़ी नहीं हो रही दोनों तरह से। बिल्कुल ठीक है। ना उनकी इकोनॉमिकली हो रही है, ना सोशली हो रही है, ना पॉलिटिकल हो रही है। ठीक है। अब ये क्या है कि जो हमारी गवर्नेंस है, जिसके ऊपर हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मीडिया में बैठ के, ठीक है, हम यही कह रहे हैं ना कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप इख्तियारात की तकसीम सही नहीं कर रहे, आप दौलत की तकसीम सही नहीं कर रहे, ये दोनों काम नहीं आप कर रहे, इसलिए मुआशरे के अंदर अनरेस्ट है। तो ये मैं एक और चीज ये कहूंगा कि देखें, जिस बंदे को समझ आ गई है ना, अवेयरनेस आ गई है, थोड़ी आई है या ज्यादा आई है, मौका मिल रहा है, स्क्रीन है, आपके पास स्क्रीन है, मेरे पास स्क्रीन है, आप हम शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, ठीक है, हमारे ऊपर फर्ज ज्यादा है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि अगर आपको मौका मिल गया है बात करने का, आप क्यों गलत बोल रहे हैं? सही। मैं कहता हूं जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये सबसे बड़ी मुनाफिकत, सबसे बड़ी मुनाफिकत। और अगर आपको यानी कि चांस मिला है तो आप लोगों को, मसलन आप देखें ना, आपके पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, आपके पास, हमारे पास, कि हमारी आवाज को लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंचना है और वो एक रिकॉर्ड के तौर पर रहनी है। अगर मैं इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्टी का मुजाहरा करूं और मैं गलत जो है लोगों को इंफॉर्मेशन दूं, तो सब, मैं कहता हूं मैं सबसे बड़ा मुजरम हूं। ऐसा ही है। तो जो हमारे लोग, जो कम से कम जिनको ये चांस मिलता है, लोगों से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है और उन लोगों तक आपकी आवाज जा रही है जो आपसे कुछ बिल्कुल सच सुनने की तवक्को लिए बैठे हैं, ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो हमारे, अच्छा मैं एक और इजाफा कर दूं, मैं अवेयरनेस की बात जो है ना, मैं उस पर कायम हूँ और इंशाल्लाह मुझे पता है कि ये शऊर बढ़ रहा है। मैंने कई ऐसे लोगों से भी सुना कि उन्हें चैनल्स की एफिलिएशन का पता है। मैं बिलीव मी कि मैं कि वो जिनको पता है कि मैं मीडिया में हूँ और मेरे जानने वाले हैं और कभी कभी मुझसे पूछते हैं या बात करते हैं, तो वो मेरे बोलने से पहले चैनल्स का नाम लेके बताते हैं कि फलां चैनल की ये एफिलिएशन है, फलां की ये है, फलां की ये। अच्छा, इसी तरह अखबारात के बारे में भी, जिनकी अखबारात की लाइन है, वो अखबारात को रेगुलर देखते हैं, वो उसके फ्रंट पेज से ही हमें बता देते हैं कि ये अखबार क्या बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है। तो मैं कैसे मान लूं कि लोगों को समझ नहीं आ रही? मैं तो कह रहा हूं कि लोगों को आ रही है समझ, उसमें इजाफा हो रहा है, आहिस्ता हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और जो नौजवान नस्ल है उसको ज्यादा तेजी से हो रहा है। सिर्फ ये होता है कि मैं समझता हूं कि कुछ लोगों के माहौल ऐसा होता है कि उन्हें बोलने का, काम करने का मौका मिल जाता है। अभी आप देखें, हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा बने हैं, जो उनकी एज है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से तो इतनी जल्दी वजीर खारजा कोई नहीं बन सकता। ये तो वसाइल की बात है, चलें किस्मत भी आप शामिल करें, लेकिन असल चीज तो क्या है, लेगेसी है। ठीक है, वो जी उनके नाना थे, फिर मदर थी, फादर थे, ये थे, तो भाई इतनी उम्र में उनको ये चांस, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब को भी ऐसे चांस मिला, भुट्टो साहब को भी ऐसे ही मिला। क्यों? कि उनकी एजुकेशन, उनके भी फादर का बहुत बड़ा, ठीक है। अब और बहुत से लोग हैं जो उनसे तालीम में बहुत आगे हैं, उनकी एज भी बहुत ज्यादा हो गई है, तजर्बा भी बहुत हो गया, लेकिन वो नहीं मिल पाया। लिहाजा ये अपॉर्चुनिटीज जो हैं, ये माहौल और सूरत हाल और उस जो मरूजी हालात होते हैं वो भी उसमें शामिल हैं, तो उन चीज़ों का बहरहाल अपना एक दखल मौजूद है। अच्छा मीर साहब, अभी आगे चल के एक और बड़ा अहम मामला है जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैं ज़ीशान से एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगा कि इस हवाले से ही अपनी राय ज़रूर दें। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, लेकिन मीर साहब ने एक और बड़ा अच्छा एक ज़ाविया इसका पेश किया है कि ये जो इर्तिकाई मराहिल में है, क्योंकि ये सारा मामला, इसमें यकीनन 100% चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी और ये बड़ा लंबा अरसा लगेगा, लेकिन ये कि सिलसिला तो शुरू बहरहाल हो चुका है और जब सिलसिले का आगाज़ हो जाए तो उसके बाद फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें और सामने आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो ये कि आप समझते हैं कि डायरेक्शन सही है, क्योंकि सबसे पहले समत का सही होना ज़रूरी है, उसके बाद ही मामलात आगे बढ़ेंगे ना। अगर हमारी मंजिल, अगर लाहौर हमने जाना है तो गाड़ी जिस रास्ते पे चलेंगी
क्या वो रास्ता लाहौर की तरफ जाता भी है या नहीं, सबसे पहला तो सवाल ये है। तो आप समझते हैं कि डायरेक्शन का होना ज़रूरी है। और फिर अब जो सियासी जमातें और ये सियासी कल्चर है, सवाल थोड़ा मुश्किल है, सियासी कल्चर जो है ख़ास तौर पे, क्या ये इसकी इजाज़त देता है कि नौजवानों को शामिल रखा जाए मामलात को आगे चलाने के लिए, हेल्म अफेयर्स के अंदर उनको लाया जाए ताकि ये मामलात को ठीक तरह से चला सकें। कोई रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं है छोटे से छोटे बिजनेसेस के अंदर या मुल्की मामलात के अंदर। तो ये एक हमारा मसला रहा है। आप कैसे देखते हैं कि नौजवान कैसे आगे बढ़ें, रास्ता कैसे बनाएं, ये फरमाइए। ठीक है, सबसे पहले फिर मैं दोबारा मीर साहब की तरफ जाऊंगा और माशाल्लाह मीर साहब ने बड़ा अच्छा उसको एलाबोरेट किया। अच्छा, उसमें जैसे मैं अभी बात हुई अवेयरनेस की, मैं आपको फिर बताऊंगा कि अवेयरनेस है। अगर एक बंदा एक दुकान पे जाता है और वो 10 रुपए की चीज़ है, अगर वो इम्पोर्टेड है और एक लोकल बनी हुई है, तो वो 10 रुपए में बार्गेन करेगा, इम्पोर्टेड के ऊपर बार्गेन नहीं करेगा। रीज़न क्या है? इम्पोर्टेड जो चीज़ है उसको पता है कि अगर वो 10 रुपए दे रहा है तो वो चीज़ बेहतर होगी। हाँ, वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल ठीक है। बाहर की जो चीज़ आई है उसका मतलब ये है कि वो क्वालिटी वाइज उसी तरह से होगी जिस तरह से वो दी जा रही है। तो ये शऊर की वजह से कि उसको मामलात का पता है। दूसरी बात ये है कि जनाब अवेयरनेस मैं फिर कहूँगा है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे कि एक चीज़ आप मार्केट में जा रहे हैं, अब पेट्रोल बढ़ा 20 रुपए, सपोज 20 रुपए, अब तो 20-20, 25-25 रुपए बढ़ रहा है। पहले बढ़ता था 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपया, 1.5 रुपया। जैसे ही वो 2 रुपए बढ़ता था तो आप देखते थे कि जनाब बस ड्राइवर ने क्या किया, जनाब 5 रुपए बढ़ा दिए। बिल्कुल ऐसे ही। कोच चल रही है, उन्होंने जो है 15 रुपए का इजाफा कर दिया। केले वाले का जो दर्जन था वो बढ़ गया। ये सब चीजें एक साथ फ्लोट हुई, इसको चेक किसी ने नहीं किया, लेकिन आवाज सबने उठाई। इसका मतलब अवेयरनेस तो थी। अवेयरनेस किसको गाली पड़ रही है? जनाब ये हुक्मरान है, ये गलत है। नहीं, हुक्मरान से पहले क्वालिटी कंट्रोल मौजूद है ना, उस इदारे को किसी ने टच किया? बिल्कुल ठीक है, किसी ने टच नहीं किया। जो चीज बना रहा है, जो इदारा है, उस इदारे को तो सही कह नहीं रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यार ये चोर है। कौन? हुक्मरान चोर। नवाज शरीफ ने ये किया, शहबाज शरीफ ने ये किया, इमरान खान ने ये किया, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। बट हमारी क्या, हम सिर्फ आवाज निकाल के इसके बाद आगे कुछ नहीं करेंगे। अगर एक चीज पता लगी जनाब, अभी इस वक्त कोच अंदरूनी सिंध जाने के लिए टिकट था 700 रुपए, आज वो 2000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। सही। तो जो कंट्रोल करने वाले हैं वो कहाँ पर हैं? सिर्फ क्या होगा, जो लोग सफर करेंगे वो पैसे देंगे 2000 रुपए, गाली निकालेंगे, ये करेंगे। किसी ने रिटर्न के अंदर दरखास्त दी, एप्लीकेशंस दी? नहीं दी। जो देगा वो अपने बेनिफिट के लिए देगा। क्या वो जैसे देगा उसको बुला लिया जाएगा, चल भाई तू अपना काम कर, ये पकड़ और निकल जा। ठीक है, ऐसे ही ना सर, जाती मफाद। तो इस सिस्टम के लिए, जाती मफाद के लिए हम आंखें बंद कर लेते हैं। हमें सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल ठीक है। जब सियासी पार्टी के पीछे कोई चल रहा होता है, MQM, आज सबको बुरी लगती है, ठीक है सर। लेकिन अगर आप 10 साल पहले जाए, या ज्यादा नहीं, जब तक बानी अल्ताफ हुसैन मौजूद थे, जब तक क्या था, जब तक सबको पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर भी साथ थे। बिल्कुल। जब सिस्टम खत्म हुआ, पावर खत्म हुआ, तो क्या हुआ, अब वो सब सारी चीजें गलत लगने लगी। क्या PSP ने, क्या बहादुराबाद ने, क्या फारुस्ता, क्या ये उसका हिस्सा नहीं थे? आज वो सब उसको गालियां दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही था सर कि जनाब हमारी यूथ को सब पता है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं। उनको पता है अगर हम इसके तले लगेंगे, हम ये काम करेंगे, अगर वो अपनी पार्टी में उनकी मुखालफत करेंगे गलत चीजों की, वो पार्टी में ही नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये तो कल्चर है, सियासी कल्चर है ना सर। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि जनाब ये सिस्टम जो चल रहा है, इस सिस्टम तो शुरू हो गया चलना, लेकिन इस सिस्टम को चेंज करने में बहुत टाइम की जरूरत है। सर, सिस्टम को चेंज करने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। मुशर्रफ दौर आप याद कर लें, जो मुशर्रफ का पहला साल था, कहा जाता है कॉपी कल्चर खत्म नहीं हो सकता। अगर हम पूरे सिंध का, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, पंजाब के अंदर फिर भी एजुकेशन बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो सिंध के अंदर जब एक ग्रेजुएशन का, जो मैं अपने सिर्फ एरिया की बात कर रहा हूँ, कि जब कॉलेज के अंदर जो है 1280 के करीब स्टूडेंट थे, जिसमें से सिर्फ 2 बच्चे पास हो चुके, बाकी सारे फेल हो गए। क्योंकि उनका सिस्टम बना हुआ था कि जनाब कॉपी कर करके पास होते थे। नेक्स्ट ईयर आया तो जनाब 700 बच्चे पास हुए मेहनत करके। वो ग्रुप जो था वो पढ़ा लिखा ग्रुप निकला था। बिल्कुल है, सही, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कर सकते हैं अगर। ठीक है सर। अच्छा, इसी तरह से ले लें, जब से एजुकेशन के अंदर जो टेस्ट सिस्टम हुआ, जिसके अंदर टेस्ट पास करने के बाद आप आ रहे हैं,
अगर आप इससे पहले के टीचर्स को लें तो आप उनसे कहें जरा वो अपना सिलेबस ही पढ़ा दें, बिल्कुल ऐसा। और कोई बात ना करें, आप उनका सिलेबस पढ़ा दें। वो सिलेबस पढ़ाने के भी एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो अभी बच्चे आए जिन्होंने पास किया टेस्ट, वो माशाल्लाह इस काबिल थे कि उन्होंने जाके स्कूलों में चेंज लाए, चीजें चेंज की। ऐसा नहीं है कि सिस्टम, जब उनको मौका मिलेगा तो वो करेंगे ना, मिलेगी तो। एक अपॉर्चुनिटी जब आप उसको दे ही नहीं रहे, ऐसा ही और बोला जी ठीक है सब सिस्टम हो जाएगा। अब आप या देखें ना जनाब कि जब आपने अभी मेडिकल की आप बात कर लें, मेडिकल के एडमिशन हुए तो वहां पर मिट्टी, उमरकोट, झुड्डो, उधर के बच्चों ने शहर के बच्चों को बीट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। क्या रीजन था जनाब? उन्होंने क्या किया, एक प्लान किया, उसमें नॉन मुस्लिम ज्यादा थे जी, हिंदू कम्युनिटी के लोग ज्यादा। अच्छा, उन्होंने क्या किया, मैं बताना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 स्टेप्स पे फायदा लिया। जी जी। एक पहला स्टेप क्या था, उसके अंदर 2 बेनिफिट थे कि आपकी परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए और आपको टेस्ट भी पास करना है। बिल्कुल ठीक है। परसेंटेज तो आप पैसे देते हैं और आपको परसेंटेज मिल जाती है। आपको हिंदू कम्युनिटीज का पता है जी, परसेंटेज तो अप हो गई। अब उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को तालीम भी दी, पढ़ाया, उसके हिसाब से ट्रेन किया, उनको प्रिंटी टेस्ट की तैयारियां कराई, सब कुछ किया। यहाँ के बच्चे सिर्फ किस चक्कर में रहे, परसेंटेज बढ़ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, तालीम की तरफ तो गए नहीं। ऐसे ही तो बीट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आपने बिल्कुल प्लानिंग जब तक हम किसी चीज के अंदर नहीं करेंगे, जब तक हम किसी चीज को सही समय में लेके जाने के लिए उसको प्लान करके नहीं चलेंगे, तो हम कैसे, अब आप देख रहे हैं हमारी हॉकी टीम का हाल कैसे बिगड़ा। क्या टीम हुआ करती थी भाई, क्यों? क्या वो तो वर्ल्ड क्लास टीम थी ना। बिल्कुल ऐसा ही। जब तक वर्ल्ड क्लास टीम थी, जब तक वो चीजें सारी दुरुस्त में थी ना। जब मास्टर ट्रॉफ आया तो क्या हुआ, उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं की गई। प्लानिंग नहीं की। आज कहाँ चले गए? प्लानिंग का फुकदान था। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुस्तकबिल के लिए अगर प्लानिंग नहीं की जाएगी तो फिर यही नुकसान सर प्लानिंग मैं फिर कहता हूँ कि बड़े पैमाने, जब आप चोर को आप बता देंगे पहरेदार, तो कैसे सर प्लानिंग होगी सर? इसमें एक चीज जी भाई साहब, फिर आप अपना एक सवाल भी कर सकते हैं, मैं इसी के इजाफा ही करूंगा कि देखें, एक चीज है कि जो भी सिस्टम होता है ना, अगर वो आप उसे लंगड़ा लूला करके नाफज करेंगे ना, तो वो नाफज नहीं होगा। जैसे हम आइन की बात करते हैं, अगर आइन में जो है चीदा चीजें लगा देती हैं, जी इस पे तो अमल होना है जो हमारे फायदे में जा रहा है, और जिस पे फायदा नुकसान हो रहा है वो इसको जो है ना आप जरा थोड़ा घुमा फिरा देते हैं, सही है, तो वो नहीं होगा। अब अगर गवर्नेंस है, सबसे बड़ी चीज तो गवर्नेंस है कि जी हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम जो भी आती है चीज, वो गवर्नेंस की आती है। अगर मेरिट पे लोगों को नई चीजें मिल रही तो गवर्नेंस का इशू है, नकल हो रही है, फलां हो रहा है, मसाइल सही नहीं मिल रहे। अब देखें जो गवर्नेंस तब सही होती है, मैं इसका बहुत ज्यादा जो है वो समझ लें नकाद भी हूँ और सपोर्टर एक तरह से हूँ, कि जब आप वफाक, सूबा और बल्दियाती निज़ाम इकट्ठे नहीं चलाते तब तक आप सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, डिलीवरी नहीं होगी, नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक मरकजी हुकूमत जो है और सूबाई हुकूमत मिलके अवाम के मसाइल हल कर लेंगे, नो, आप फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है कि आपको पूरा वो करें। इसी तरह जब आप कारोबार की बात करते हैं तो आप देखें इंडस्ट्री कैसे चलती है, इंडस्ट्री ऐसे चलती है, दुनिया भर में इंडस्ट्री ऐसे चल रही है कि कई छोटे वेंडर्स जो हैं वो आपके साथ एसएमईज की सूरत में काम कर रहे होते हैं, और ऊपर आपका एक ब्रांड है जो सारी चीजों को जमा करके उसको बनाता है। इवन बोइंग जहाज भी ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है, बिल्कुल ठीक है, तो कहीं से बनकर आता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पूरा वो एक कल्चर डेवलप होता है जो उसके साथ मिलके काम करता है, वो गाड़ी बने, ट्रैक्टर बने, बस बने, जहाज बने, व्हाटएवर। तो ये क्या होता है कि आप साथ अपने, इसका मतलब है कि वो जो छोटी एसएमईज काम करती हैं वो आपका एक तरह का बल्दियाती सिस्टम है, जो आपको तैयार करके देता है, चीज कर देता है, वो करके देता है, फिर आप फाइनली आप ब्रांड की अपनी चीज में। तो लिहाजा जब हम मुकम्मल तौर पर एक सिस्टम को नहीं अपनाते, मुकम्मल उस पर अमल दरामद नहीं करते, तो हम अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला सकते। मीर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और ये गुफ्तगू ऐसी है कि दिल करता है कि इसमें अपना हिस्सा डालते ही जाएं मामलात से, और दीगर मामलात जो है वो निकलते हैं, लेकिन ये कि आप बड़े और जब खूबसूरत अंदाज से मुबशिर मीर साहब पहले मैं आपको बताऊं, मैं ब्रदर समझता था, खैर मुबशिर मीर साहब जब बोलते हैं तो माशाल्लाह सारे पाकिस्तानी भाई भाई मुबशिर मीर साहब बोलते हैं तो माशाल्लाह एक झलक दिखती है वतन से मोहब्बत की। और ये जो चीज़ है जो मैं समझता हूँ हमारा असासा है इन तमाम चीज़ों का, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती फरमाए, इनको अपने कामों में लगाए, और आप भी माशाल्लाह जो है किसी से बड़ी नवाज़िश आपकी, मोहब्बत है आपकी।
तो ज़ीशान साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपका भी सैयद ज़ीशान हाशमी साहब का और मुबशिर मीर साहब का, दोनों मेहमानों ने अपना वक्त दिया और बड़ी अच्छी और सरहासिल गुफ्तगू रही है। तामीरी गुफ्तगू उसको समझा जाए, गलतियों और ख़ामियों की निशानदेही की जाती है, इसका मकसद ये होता है कि इसको दुरुस्त किया जाए। और एक बात बड़ी खूबसूरत इस सारी गुफ्तगू के दौरान ये ये जो मौका अल्लाह ने हमें अता किया है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसके साथ ईमानदारी करें। और इसमें अगर बददियानती होगी तो ये सुनने वालों तक जो बात पहुंचेगी उससे बहुत बड़ा बिगाड़ जो है पैदा होगा। ये पैगाम सबके लिए, हम सब के लिए, जितने भी मीडिया पे काम कर रहे हैं या वो लोग जो ये स्क्रीन टाइम, जो ऑन एयर टाइम जो है ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये उन पे बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। इसी बात के साथ जी एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर और कुछ मामला हैं नए मेहमानों के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।